गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना में इल्तुतमिश का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इल्तुतमिश की क्या उपलब्धियाँ रही हैं, क्या उसकी समस्याएं थी, उन समस्याओं का किस प्रकार निराकरण किया, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए आराम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके बाद में 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। वह एक दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीद लिया था। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता से ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने लगा। प्रारंभ में उसे सर ए जानदार पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद उसे अमीर शिकार बनाया गया और ऐबक के सैनिक अभियानों में भी उसने साथ दिया था। जब ऐबक की मृत्यु हुई तब दिल्ली के तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश को दिल्ली आकर सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इसके पश्चात इल्तुतमिश सुल्तान बन गया और आराम शाह को परास्त करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब इल्तुतमिश की दिल्ली की गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसके सामने कई समस्याएं थी। तो उसके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ थी? तुर्क अमीरों की समस्या, यानी जो तुर्क अमीर थे वो एक दास को सुल्तान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, और गौरी और ऐबक के समय के जो तुर्क अमीर थे वो इसका विरोध कर रहे थे। कुछ सुल्तान इल्तुतमिश से असंतुष्ट थे, इसलिए इनका प्रशासन में सहयोग प्राप्त करना अति आवश्यक था, परंतु ये इल्तुतमिश को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस समस्या का निराकरण करना भी उसके लिए ज़रूरी था। दूसरी समस्या थी, जब वह गद्दी पर बैठा था तो सेना का विश्वास प्राप्त करना, यानी तुर्क सेना का उसे विश्वास प्राप्त करना आवश्यक था। दिल्ली में तैनात तुर्क सेना के सेनानायक अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को शुरू में आमंत्रित किया था, परंतु अब वह उसका विरोधी हो गया था और सेना उसके नियंत्रण में थी। इसलिए इल्तुतमिश के लिए आवश्यक था कि वह सेना का विश्वास प्राप्त करे। तीसरी समस्या थी हिंदू सरदारों की समस्या, यानी ऐबक के समय में हिंदू सरदार उसे कर देते थे, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद बहुत से सरदारों ने कर भेजना बंद कर दिया था और वे अपने क्षेत्रों में संगठित होने लगे थे। जालोर, रणथंभौर, ग्वालियर आदि क्षेत्र दिल्ली से स्वतंत्र हो गए थे। इस प्रकार यह भी उसके लिए एक गंभीर संकट था। उत्तर पश्चिम की समस्या, उत्तर पश्चिम की तरफ से मंगोलों का प्रवेश हो रहा था और मंगोलों ने ख्वारिज्म के शाह को परास्त कर दिया था और ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन भागकर सिंधु तट पर आ पहुंचा और मंगोल नेता चंगेज खां उसका पीछा करता हुआ भारत में प्रवेश कर सकता था। इसलिए मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाए रखना भी इल्तुतमिश के सामने एक समस्या थी। खोखरों की समस्या झेलम और सिंध के मध्य में खोखरों की समस्या थी, वो भी सुल्तान को परेशान करते थे और दिल्ली सल्तनत के लिए सिरदर्द बने हुए थे। तो ये इसका निवारण करना भी अति आवश्यक था। दुर्बल राज्याधिकार, यानी इल्तुतमिश एक दास का दास था, अतः तुर्क सरदारों की दृष्टि में उसका साम्राज्य पर अधिकार गलत था। वे उसे सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। इस्लामी कानून के हिसाब से भी उसकी स्थिति कमज़ोर थी और कई धार्मिक नेताएं भी उनके पक्ष में नहीं थे। इसलिए इन सभी समस्याओं का निवारण करना
इल्तुतमिश के लिए आवश्यक था और उसने अपनी योग्यता से इन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास भी किया। उसने समस्याओं का जो समाधान किया, विरोधी जो तुर्क अमीर थे उनका दमन किया। जिन तुर्क अमीरों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार किया था उनका दमन किया, उन पर अचानक आक्रमण किया और अधिकांश को मौत के घाट उतार दिया था। 40 दल का गठन, यानी अपने वफादार 40 अमीरों का दल का गठन किया जो कि उसमें निष्ठा रखते थे, जिससे वह अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था और तुर्क अमीरों के भावी विद्रोह को रोकना तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से ये एक बड़ी कूटनीतिक चाल थी और अपनी निष्ठावान 40 गुलाम अमीरों के दल का गठन करके अपनी स्थिति मजबूत की। यल्दोज का दमन। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना था तब गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दोज ने इसे गजनी राज्य के अंतर्गत भारतीय प्रदेशों का शासक मानते उसके लिए राज्य चिन्ह भिजवाए थे, परंतु अब वह उसका विरोधी था और वह इल्तुतमिश को परेशान करता था और उसे सुल्तान मानने के लिए तैयार भी नहीं था। तो इल्तुतमिश ने उस पर आक्रमण किया और तराइन के ऐतिहासिक मैदान में दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें यल्दोज पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। इस प्रकार अपने एक प्रतिद्वंदी का विनाश किया। कुबाचा का दमन। यह भी एक तुर्क अमीर था। गोरी का एक दास था नासिरुद्दीन कुबाचा। ऐबक की भांति उसने भी अपने स्वामी की सेवा की थी और गोरी ने उसे उच्च का सूबेदार नियुक्त किया था और उसने अपनी योग्यता से समस्त सिंध प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसके साथ साथ उसने लाहौर पर भी कब्जा किया था, परंतु 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करके उससे लाहौर छीन लिया और पराजित कुबाचा ने उस समय इल्तुतमिश की दीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर चुकाने का आश्वासन दिया। इस प्रकार इसका भी दमन किया गया। मंगोल आक्रमण का संकट। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के सामने मंगोल समस्या पैदा हुई। उसने अपनी कूटनीतिक योग्यता के द्वारा इसे सफलता प्राप्त की। मंगोलों के नेता चंगेज खान ने 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मंगबर्नी का पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक आ गया था, परंतु इल्तुतमिश ने मंगबर्नी को शरण देने से मना कर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और इस प्रकार से मंगोल जो आक्रमण था उसको रोक दिया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने जो जलालुद्दीन मंगबर्नी था उसको सहायता नहीं दी और जिससे चंगेज खां का भी उसके राज्य पर आक्रमण नहीं हुआ था। इसके बाद में इल्तुतमिश ने बंगाल विजय का अभियान किया। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल का सूबेदार अली मर्दान एक स्वतंत्र शासक बन बैठा और उसने दिल्ली को वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया था। इस प्रकार ये भी एक इल्तुतमिश के सामने समस्या थी। इस समस्या का भी निवारण करना अति आवश्यक था। उसने अपनी सेना लेकर बंगाल की तरफ विजय अभियान के लिए रवाना हुआ और जो अली मर्दान जो एक बंगाल का शासक था, उसके बाद में बंगाल का राजा बना हिसामुद्दीन इवाज। इसके समय में इल्तुतमिश ने बंगाल का अभियान किया और उसको पराजित किया
उसके बाद ईमान ने इल्तुतमिश से संधि कर ली और इल्तुतमिश की दीनता स्वीकार कर ली। बिहार का क्षेत्र इल्तुतमिश को सौंप दिया और वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया और स्वतंत्र शासक के राजकीय चिन्हों और उपाधियों को भी त्याग दिया। इस प्रकार उसका जो बंगाल अभियान था वो सफल रहा। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पुनः बंगाल पर अभियान किया और बंगाल पर दिल्ली सल्तनत की सत्ता कायम की। पंजाब के खोखरों का दमन। पंजाब में खोकर जाति रहती थी और उन्होंने खोखरों पर नियंत्रण स्थापित करना इल्तुतमिश के लिए ज़रूरी था, क्योंकि वो साम्राज्य की सीमा पर अव्यवस्था फैलाए रखते थे। इल्तुतमिश ने इनके दमन के लिए शक्तिशाली सेना भेजी और सियालकोट, जालंधर तथा नंदना के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर नई सैनिक चौकियाँ कायम की और नासिरुद्दीन ऐतकिन को वहाँ नियुक्त किया और शांति व्यवस्था स्थापित की। राजपूत एवं हिंदू शासकों से युद्ध करना और उनको पराजित करना। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में राजपूतों के शक्तिशाली दुर्ग रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। 1230 ईस्वी तक उसकी सेनाओं ने जालोर, अजमेर, बयाना, सांबर को भी जीत लिया। इनमें से कुछ राज्यों को दिल्ली सल्तनत में भी मिला लिया और जालोर तथा कुछ अन्य राज्यों को दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने तथा वार्षिक कर चुकाने की शर्त पर उनके शासकों को वापस भी लौटा दिया गया। इसके बाद में 1234-35 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा पर अभियान किया और भीलसा का नगर और दुर्ग जीत लिया। कटहर, दोआब, अवध तथा बिहार में भी हिंदुओं के अनेक छोटे बड़े ठिकाने थे और उनके शासक समय समय पर मुस्लिम अधिकारियों को तंग करते रहते थे। अतः उनके विरुद्ध भी उसने अभियान किए और दिल्ली सल्तनत का अधीनता स्वीकार करने के लिए उनको विवश किया। खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त करना। खलीफा था वो बगदाद का जो खलीफा था वो मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धर्माधिकारी एवं शासनाधिकारी माना जाता था और इल्तुतमिश ने अपने राज्य को वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया। तो बगदाद के खलीफा अल इमाम मुस्तसिर बिल्ला ने इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान स्वीकार किया और उसको नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का सहायक की उपाधि प्रदान की था। उसके लिए खिल्लत यानी पोशाक भी भेजी। इससे क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत की स्थिति वैधानिक सत्ता प्राप्त हो गई। खलीफा का स्वीकृति से इल्तुतमिश का वैधानिक पक्ष मजबूत हो गया और मुसलमानों के लिए उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा धर्म की अवहेलना के समान हो गई। इस प्रकार अपनी स्थिति सुदृढ़ की और दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने में भी उसने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और बनियान अभियान के समय आक्रमण के समय वो रवाना हुआ था और अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी उसने अपनी कूटनीति के द्वारा अपनी योग्यता विशाल साम्राज्य की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया और एक तरीके से कई इतिहासकार उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक भी मानते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी इल्तुतमिश को भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बताया है। इस प्रकार अपनी योग्यता से दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो सुनने के बाद में आप PDF नोट्स भी पढ़ा करो और होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनका भी आंसर लिख के सेंड किया करो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।